एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ के अब चंद्रमा की ऑर्बिट की तरफ बढ़ चुका है, उसी तरह चंद्रयान 3 पे बेस्ड हमारी टी शर्ट प्रोडक्शन की ओर बढ़ चुकी है। आप में से कई लोगों ने इसकी एडवांस बुकिंग करा ली है, जिन्होंने नहीं कराई, इच्छुक हैं, वो करा लें, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ये टी शर्ट आपके वहां लैंड हो जाएगी। और जिस तरह से इसरो ने चंद्रयान की कॉस्ट सस्ती रखी, उसी तरह से हमने इस टी शर्ट की कॉस्ट सस्ती रखी है, केवल 360 रुपए में। व्हाट्सएप करिए, पता करिए कैसे बुकिंग करना है और इस प्रोडक्ट को पाइए। सबसे पहले हम लोग अपने टॉप कमेंट देख लेते हैं जो हमारी कल की वीडियो में आए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो केरला मिनरल्स एंड मेटल्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इस कंपनी को, जो कि सरकारी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में ये काफी काम करती है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ये मेटल्स देती है। तो इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, कुछ 105 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है और इंडियन नेवी के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी ऐसे मेटल्स पे, ऐसे मिनरल्स पे काम करती है जो कि हमारे हथियार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इंडियन नेवी के द्वारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी न किसी स्पेशल हथियार के लिए ही है, क्योंकि ये मटेरियल ही इतना स्पेशल है। टाइटेनियम स्पॉन्ज की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका 105 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये सप्लाई किया जाएगा इंडियन नेवी को 5 साल के अंदर। मैं इसको बड़े वेपन का रॉ मटेरियल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा कहा जाता है कि सबमरीन बनाई जाती हैं या उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्पेशली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी सबमरीन है जो कि हम बना रहे हैं, आपको पता है, जिसका कई बार नाम लिया गया है। और उसके लिए तो हमने रशिया से लीज पर सबमरीन भी ले रखी है, अभी वो भारत पहुंची नहीं है पर ले रखी है। कमेंट बॉक्स में बताइए मैं किस सबमरीन की बात कर रहा हूं। बात करते हैं भारत के एक दूसरे हथियार की, जो कि बहुत समय से ट्रायल पे था। अब वो कंप्लीट हो चुका है इसका ट्रायल, और उसका यूजर ट्रायल भी कंप्लीट हो गया है और अब उसका इंडक्शन की तैयारी की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं हेलेना की या ध्रुवास्त्र की। हेलेना ध्रुवास्त्र एक ही हथियार है, पर दो अलग अलग हमारी सेनाओं के अंग की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम डिफरेंट है। हेलेना होता है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला नाग मिसाइल, जो क्योंकि ये दोनों ही नाग मिसाइल के ही वेरिएंट हैं, इसीलिए दोनों को ही एक ही टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। जो इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको हेलेना मिसाइल कहा जाता है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको ध्रुवास्त्र कहा जाता है। तो एक ही साथ दोनों ही मिसाइलों ने, दोनों ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने अपना जो यूजर ट्रायल है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसका जो यूजर ट्रायल कंप्लीशन का खबर आई वो तब आई जब इसका हाई एल्टीट्यूड पे लॉन्चिंग करके देखी गई और इसके द्वारा अपने लक्ष्य को सफलता से भेदा गया। अब हम ये मान सकते हैं कि इसका तुरंत इंडक्शन हमें देखने को मिलेगा। जहां स्पाइक मिसाइल के पीछे हम लोग इतना भाग रहे थे, वहां हमारा देसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अब बनके तैयार हो चुका है। बात यहाँ पर यह भी है कि इतने ट्रायल होने के बावजूद, यूजर ट्रायल होने के बावजूद, जब तक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारी भारतीय कंपनी को प्राप्त ना हो इस मिसाइल का, तब तक इसको अच्छी खबर हम लोग नहीं मान सकते। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर के ही केस में हमारे जो सेना है वो उसको अब लीज पर लेने जा रही है, जो मैंने खबर आपको पहले बताया, 5 साल की लीज पर लेने वाली है। कुछ 20 हेलीकॉप्टर इस तरह से इंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह की खबरें दूसरे हथियारों को खरीदने की आती रहती है। देखना यह है कि कब अब इसको इंडक्ट किया जाता है। बात कर लेते हैं नाइजर की। नाइजर के अंदर जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से घट रहे हैं और ये बहुत आगे तक पहुंच रहा है। असल में आपको पता है कि उसके आसपास, नाइजर के आसपास फ्रांस की सेना का जमावड़ा काफी रहता है। इसके अलावा नाइजर के अंदर ही कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का सेना का जमावड़ा भी रहता है, जो कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में बिजी रहते हैं। फ्रांस भी इसके आसपास ये कहता है कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में वो बिजी है, इसलिए अपनी सेनाएं रखा हुआ है। मतलब पूरी तरह से इस इलाके में वेस्टर्न कंट्रीज का एक तरह से दबदबा रहता है और अभी तक वहां पे गवर्नमेंट जो थी वो वेस्टर्न बैक्ड ही थी। पर अब कहा जा रहा है कि जो ये नया तख्ता पलट हुआ है, जिसमें कि जुंटा राज आया है, वो कहा जा रहा है कि वो रशिया बैक्ड गवर्नमेंट अब वहां पर बन चुकी है। यहां पर फ्रांस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि फ्रांस ने जो यूरोपियन यूनियन है वहां के नागरिकों को, अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि फ्रांस के द्वारा यहाँ पर अब अटैक भी किया जाएगा और यूरोप मिलकर यहाँ पे अटैक भी करेगा। एक तरह से हम लोग फिर से वही युद्ध देख रहे हैं जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, रशिया और यूरोप के देशों के बीच में।
अब उसका जो एक नया मैदान है वो धीरे धीरे अब नाइजर में तैयार हो रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि नाइजर के आसपास के देश बुर्किना फासो, इसके अलावा माली, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर नाइजर पर अटैक किया जाता है फ्रांस के द्वारा या अन्य कंट्रीज के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो ये अटैक उन पर माना जाएगा और उसका साथ वो देंगे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो भी धन लूटा गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, अब अफ्रीकन लोगों को ये पता लगने लगा है कि भाई ये हमें लूट रहे हैं, कॉलोनाइज करते हैं, हमें लूटते हैं। वैसे लूटता कौन नहीं है, जहां पर देखो वहां पर लूट तो होती रहती है। अभी हम देख रहे हैं कि ये वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ लूट का विरोध कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर रशिया यहां पर आ जाएगा तो रशिया यहां पर लूटेगा। जो भी शासक होते हैं वो अपने देश की खनिज संपदा, जो इस तरह के शासक होते हैं जो कि आर्मी राजा आ गया, तानाशाह आ गए, देश की खनिज संपदा को बेच बेच के पैसे कमाते हैं, एक दूसरे को लात मारते रहते हैं और खुद तख्ते पे बैठते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस चीजों पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं सीपैक की, जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और चीन का ये एक बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ और काफी फल फूल रहा है। एटलीस्ट पाकिस्तानी तो यही मानते हैं कि उनकी ग्रोथ के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया, पर हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी वहां पर मजदूर हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो मैक्सिमम चीनी है। जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो सब चीन से आ रहा है। कुल मिला के चीन अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो वापस ले ही ले रहा है और पाकिस्तान को गुलाम तो अलग से बना रहा है। पर खास बात यहाँ पर यह है, इस खबर को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं सीपैक को स्टार्ट हुए, और इस मामले में, इस परिप्रेक्ष्य में इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्रोग्राम्स किए गए। हालांकि ये चीन के फंडेड प्रोग्राम ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो अभी कोई प्रोग्राम बना सके, पैसा है नहीं उनके पास, पर फिर भी एक प्रोग्राम किया गया और चीन के शी जिनपिंग के द्वारा भी इस प्रोग्राम में तो नहीं, पर इस सीपैक के लिए यह कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ आयरन ब्रदर की तरह खड़े हैं, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए वो जो भी करना चाहें वो करेंगे। और सीपैक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमें पता है कि सीपैक के माध्यम से चीन ने कुछ $60 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। एक तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से जकड़ रखा है कर्ज के जाल में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, उसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।